नमस्कार मित्रों, जीके बाय विष्णु सर चैनल पर आपका स्वागत है। आखिरी क्लास में अरावली पर्वतमाला से संबंधित फैक्ट हमने देखे हैं। कौन कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, कुछ क्वेश्चनों के बारे में हमने चर्चा की है। देखो मित्रों, मैंने पहले की क्लासों में भी आपको कहा था कि तैयारी करने लग जाओ, भर्तियाँ आने वाली है। और अब देख लो, पशु परिचर की भर्ती रनिंग में थी सही, उसके फॉर्म लगभग भर चुके हैं और एलडीसी की भर्ती भी आपके लिए आ चुकी है। तो भर्तियां तो रेगुलर है। अब इसके बाद में पटवारी की भर्ती है, वीडियो की, ग्राम सेवक की भर्ती है, वो भी आने ही वाली है, वो भी रनिंग में है लगभग। तो यूँ मानो कि टारगेट तो बहुत सारे हैं, भर्तियां बहुत सारी है, लेकिन हम तैयारी नहीं कर रहे हैं। इसलिए मैं आपसे बार बार गुजारिश कर रहा हूँ कि तैयारी में लग जाओ। और जो मेरे मित्र तैयारी में लग चुके हैं, तैयारी के दौरान देखो, ये ऐसा फील्ड है जिसमें जैसे ही हम तैयारी करने लगते हैं तो बहुत सारी समस्याएं हमारे सामने आने लगती है, बहुत सारी बाधाएं हमारे सामने आने लगती है। बहुत सारी इकोनॉमिकल प्रॉब्लम हो, आर्थिक तंगी हो, या घर का कोई काम हो। अब जैसे आप तैयारी करने लगोगे, कुछ दिनों बाद सरसों का काम आ जाएगा, सरसों कटेगी, फिर उसके बाद गेहूं का काम आ जाएगा, घर वाले की मदद के लिए जाना पड़ेगा। तो बहुत सारी समस्या हैं, लेकिन मित्रों विश्वास मानो कि इन बाधाओं से घबराना नहीं है। ये छोटी मोटी बाधाएं हैं, हर बंदे के सामने आती रहती है। और जो जो बंदा सफलता के जितने नजदीक होता है, उसके सामने उतनी ही परेशानियां, बाधा आती है। कहते हैं ना कि लग चुकी है तलब मंजिल की, खुद को आग में झोंक देंगे। अरे लग चुकी है तलब मंजिल की, खुद को आग में झोंक देंगे। ठोकरें कहती है मारा जाएगा, और हौसले कहते हैं देख लेंगे। तो अपने को हौसला बना के रखना है, तैयारी में लगना है, और एक शिद्दत के साथ लगना है। कैसे सफल नहीं होंगे। देखो, चर्चा चल रही थी अपने अरावली पर्वतमाला की। अरावली पर्वतमाला में हमने देखा कि अरावली का निर्माण कब हुआ था। प्री कैम्ब्रियन काल में अरावली का निर्माण हुआ था, आद्य महाकल्प में। उसके बाद अरावली का निर्माण या अरावली की उत्पत्ति हुई थी अरब सागर से। अरब सागर में मेनिकाय द्वीप से अरावली की जो कुल लंबाई है वो 692 किलोमीटर है। गुजरात से दिल्ली तक अरावली पर्वतमाला की कुल लंबाई कितनी थी? 692 किलोमीटर। राजस्थान में 550 किलोमीटर की लंबाई में फैली हुई थी, लगभग 80%। देखो, अरावली की जो पहाड़ियां दिल्ली में फैली हुई है, उन्हें रायसीना की पहाड़ियां कहते हैं, और वहां पर राष्ट्रपति भवन बना हुआ है। अब कौन कौन से क्वेश्चन अपने लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, तो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की बात कर रहा हूं मैं, ध्यान से देखना। एक क्वेश्चन आता है कि अरावली पर्वतमाला को ऊंट की गर्दन किसने कहा था? तो अरावली पर्वतमाला को ऊंट की गर्दन कहा था अबुल फजल ने। किसने कहा था? अबुल फजल ने। अबुल फजल ने अरावली को उक्तंड की गर्दन कहा था। इस तरह से शब्द लिया था, उक्तंड की गर्दन। और उक्तंड की गर्दन का क्या मतलब होता है? इसका मतलब होता है ऊंट की गर्दन। ऊंट की गर्दन, ऊंट की गर्दन। तो ध्यान रखना, अरावली पर्वतमाला को अबुल फजल ने क्या कहा? ऊंट की गर्दन या उक्तट की गर्दन कहा था। फिर कर्नल जेम्स टोड, जिसको हम सब जानते हैं, कर्नल जेम्स टोड को घोड़े वाले बाबा के नाम से जाना जाता है, राजस्थान इतिहास का जनक कहा जाता है। उसी कर्नल जेम्स टोड ने अरावली पर्वतमाला को राजपूताने की सुरक्षा प्राचीर या सुरक्षा दीवार कहा है। क्वेश्चन आ सकता है कि अरावली को राजपूताना की सुरक्षा दीवार किसने कहा है? तो किसने कहा है? कर्नल जेम्स टोड ने। देखो, जेम्स टोड ने क्या कहा है? जेम्स टोड ने अरावली को क्या कहा? राजपूताने की सुरक्षा दीवार। कर्नल जेम्स टोड ने अरावली पर्वतमाला को क्या कहा है? राजपूताना की सुरक्षा दीवार कहा है। और अबुल फजल ने
अरावली पर्वतमाला को क्या कहा है? उक्तंड की गर्दन यानी कि ऊंट की गर्दन कहा है। अब देखो, कल जितनी भी जानकारी हमने देखी कि अरावली पर्वतमाला विश्व की सबसे प्राचीनतम पर्वतमाला है, उसका निर्माण अरब सागर से हुआ है, इतनी लंबाई है, इन चट्टानों से अरावली का निर्माण हुआ है। तो कुल मिलाकर बात यह है कि अरावली पर्वतमाला की इतनी हैरान करने वाली जानकारी हमें कैसे मिली? हम जो भी आज ये पढ़ते हैं अरावली के बारे में, वो सभी जानकारी का हमें पता कैसे चला? तो यहां से क्वेश्चन आता है कि सबसे पहले अरावली पर्वतमाला की भूगर्भिक बनावट का वर्णन किसने किया था? सर्वप्रथम अरावली पर्वतमाला की भूगर्भिक बनावट का वर्णन सर्वप्रथम अरावली पर्वतमाला की अरावली पर्वतमाला की भूगर्भिक बनावट का वर्णन किसने किया था? भूगर्भिक बनावट का वर्णन तो क्वेश्चन ऐसा है कि अरावली पर्वतमाला की बनावट का वर्णन किसने किया था? तो एक व्यक्ति का नाम था A.M. हेरान। A.M. हेरान, डॉक्टर A.M. हेरान। इस A.M. हेरान महोदय ने अरावली पर्वतमाला की भूगर्भिक बनावट का सबसे पहले वर्णन किया था। अब देखो, मैंने भी पिछली क्लास में बात की थी कि बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे होते हैं जिनका लेवल नहीं होता है, लेकिन उसकी जरा सी लैंग्वेज चेंज करने से क्वेश्चन का लेवल बहुत हो जाता है। और वही लेवल की बात कर रहा हूं। HM का एग्जाम हुआ था, उसमें इसी क्वेश्चन को किस तरह से पूछा था, अभी हम चर्चा कर रहे हैं क्वेश्चन की। क्वेश्चन क्या है कि अरावली की सर्वप्रथम भूगर्भिक बनावट का वर्णन किसने किया था? अपने को पता है कि A.M. हेरान महोदय ने अरावली पर्वतमाला की भूगर्भिक बनावट का वर्णन किया था सबसे पहले। लेकिन HM के एग्जाम में क्वेश्चन क्या आया था कि प्री कैम्ब्रियन कालीन चट्टानों की भूगर्भिक बनावट का वर्णन किसने किया था, या प्री कैम्ब्रियन कालीन चट्टानों का वर्णन सबसे पहले किसने किया था? अब अपन ने कल पढ़ लिया था कि अरावली पर्वतमाला का निर्माण ही प्री कैम्ब्रियन काल में हुआ था। तो प्री कैम्ब्रियन कालीन चट्टानें कौन सी हुई? अरावली पर्वतमाला। बस जरा सा क्वेश्चन को घुमाया, लैंग्वेज घुमाया, और क्वेश्चन बन गया अपने लिए टफ, हार्ड। तो हमें हर तरीके से तैयार होकर ही पेपर देना चाहिए, और पूरी तैयारी के साथ, हर प्रकार के फैक्ट के साथ आए हुए क्वेश्चनों को हमें देखना चाहिए। कैसे क्वेश्चन यहां से बनते हैं, कैसे क्वेश्चन आ सकते हैं, और उन हर प्रकार की तैयारी के साथ, यानी इस ज्योग्राफिक से तो प्रत्येक प्रकार का मैटर, हर प्रकार का कंटेंट मैं आपको उपलब्ध करा रहा हूं। बस आपको शिद्दत के साथ पढ़ना है, बार बार इन क्लासों को देखते रहो, आपको ये सब चीजें आराम से याद हो जाएगी। तो देखो क्या क्या देखा अपन ने कि अरावली को ऊंट की गर्दन किसने कहा? अबुल फजल ने कहा। राजपूताना की सुरक्षा दीवार किसने कहा? अबुल फजल ने कहा। और सबसे पहले अरावली पर्वतमाला की भूगर्भिक बनावट का वर्णन किसने किया था? तो A.M. हेरान महोदय ने अरावली पर्वतमाला की भूगर्भिक बनावट का सबसे पहले वर्णन किया था। अब यह भी क्वेश्चन आ सकता है कि A.M. हेरान महोदय ने अरावली का वर्णन कब किया था? तो इन्होंने अरावली पर्वतमाला की भूगर्भिक बनावट का वर्णन कब किया था? 1923 में। 1923 में A.M. हेरान महोदय ने इन प्रीकैम्ब्रियन कालीन चट्टानों की भूगर्भिक बनावट का वर्णन किया था। और कल हमने देखा कि अरावली की औसत ऊंचाई कितनी है। तो संपूर्ण अरावली पर्वतमाला की औसत ऊंचाई है 930 मीटर। देखो, पहले का पैटर्न थोड़ा अलग था, और अभी वर्तमान में लेटेस्ट पैटर्न आपको पता है अलग चेंज हो गया है। हर साल एग्जाम पैटर्न, पेपर पैटर्न चेंज होता ही रहता है, और अपने को नए पैटर्न के आधार पर तैयारी करनी चाहिए। तो देखो, पहले क्वेश्चन आता था कि अरावली की औसत ऊंचाई कितनी है, अरावली की कुल लंबाई कितनी है, सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, ऐसे क्वेश्चन। लेकिन अब अध्ययन की दृष्टि से अरावली पर्वतमाला को 3 भागों में विभाजित किया गया है, और 3 भाग कौन से हैं? उत्तरी अरावली, मध्य अरावली और दक्षिणी अरावली। अब आपसे ऐसा क्वेश्चन पूछ सकता है कि उत्तरी अरावली की औसत ऊंचाई कितनी है, या उत्तरी अरावली की सबसे ऊंची पर्वत चोटी कौन सी है? मध्य अरावली की औसत ऊंचाई कितनी है, या मध्य अरावली की सबसे ऊंची पर्वत चोटी कौन सी है? दक्षिणी अरावली की औसत ऊंचाई कितनी है, या इसकी सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो देखते हैं हम, अध्ययन की दृष्टि से अरावली पर्वतमाला को 3 भागों में विभाजित किया गया है। ठीक, स्क्रीनशॉट ले लो।
नेक्स्ट, अध्ययन की दृष्टि से अरावली पर्वतमाला को 3 भागों में विभाजित किया गया है। अध्ययन की दृष्टि से अरावली पर्वतमाला को 3 भागों में विभाजित किया गया है। विभाजित किया गया है। 3 भाग कौन कौन से हैं? 3 भागों में एक आती है उत्तरी अरावली, मध्य अरावली और दक्षिण अरावली। जैसे ये आपकी अरावली पर्वतमाला है, ये पर्वतमाला है आपकी अरावली पर्वतमाला। अरावली पर्वतमाला है। अरावली पर्वतमाला को 3 भागों में विभाजित किया गया है। तो यहां पर सांबर झील है। ये कौन सी है? सांबर झील। सांबर झील से उत्तर में जो अरावली पर्वतमाला है उसे उत्तरी अरावली कहा जाता है। जैसे आपको पता है यहाँ पर जयपुर वगैरह, दौसा वगैरह, जयपुर, दौसा और ये अलवर वाला जो क्षेत्र है वो, और इधर सीकर, खेतड़ी, झुंझुनू वगैरह जो भी है ये सभी इसमें आते हैं। यहाँ पर आपका झुंझुनू है, ठीक है। तो ये सारे के सारे उत्तरी अरावली के अंतर्गत आते हैं। इस पोर्शन को हम कहेंगे यहाँ तक, संवर तक के, यहाँ से लेकर यहाँ तक की जो अरावली पर्वतमाला है उसे उत्तरी अरावली कह देंगे। क्या कहेंगे? उत्तरी अरावली। उत्तरी अरावली। अब देखो, उत्तरी अरावली यहां से यहां तक उत्तरी अरावली हो गई। फिर उत्तरी अरावली में से क्या क्वेश्चन बनेगा? पहला क्वेश्चन कि उत्तरी अरावली की औसत ऊंचाई कितनी है? ये लिख देता हूं मैं यहां, उत्तरी अरावली। उत्तरी अरावली, उत्तरी अरावली की औसत ऊंचाई कितनी है? तो उत्तरी अरावली की औसत ऊंचाई है 450 मीटर। उत्तरी अरावली की औसत ऊंचाई कितनी हो गई? 450 मीटर। इधर क्या है? औसत ऊंचाई। औसत ऊंचाई, उत्तरी अरावली की औसत ऊंचाई हो गई 450 मीटर। तो उत्तरी अरावली की सबसे ऊंची पर्वत चोटी कौन सी है? उत्तरी अरावली की सबसे ऊंची पर्वत चोटी है यहां पर सीकर में, और उसका नाम है रघुनाथगढ़। रघुनाथगढ़। उत्तरी अरावली की सबसे ऊंची पर्वत चोटी कौन सी हो गई? रघुनाथगढ़। उत्तरी अरावली की औसत ऊंचाई कितनी हो गई? 450 मीटर। रघुनाथगढ़ जो चोटी है इसकी ऊंचाई कितनी है? 1055 मीटर। कितनी है? 1055 मीटर। और यहां से सांबर झील से उत्तर वाला जो क्षेत्र है अरावली पर्वतमाला का, वो उत्तरी अरावली के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट है मध्य अरावली। मध्य अरावली, तो यहां पर एक स्थान पड़ता है देवगढ़। देवगढ़। और देवगढ़ जो स्थान है, ये देवगढ़ कहां पड़ता है? राजसमंद में। राजसमंद में। देवगढ़ राजसमंद से ये सांबर के नीचे वाला क्षेत्र, यहां पर आपका पता है अजमेर जिला आपका आ जाता है, ठीक है। तो यहां तक का जो क्षेत्र है वो मध्य अरावली के अंतर्गत आता है। इसे क्या कहेंगे? मध्य अरावली। चलो इससे समझ में आ जाएगा आपका। मध्य अरावली, यह है आपकी मध्य अरावली। मध्य अरावली। अब वही क्वेश्चन कि मध्य अरावली की औसत ऊंचाई कितनी है? तो साहब मध्य अरावली की औसत ऊंचाई है 700 मीटर। कितनी है? 700 मीटर। मध्य अरावली की सबसे ऊंची पर्वत चोटी कौन सी है? तो मध्य अरावली की जो सबसे ऊंची पर्वत चोटी है उस चोटी को कहते हैं टोडगढ़। टोडगढ़। टोडगढ़ मध्य अरावली की सबसे ऊंची पर्वत चोटी है। टोडगढ़ की ऊंचाई कितनी है? 933 मीटर। 933.72 मीटर है, जिसे बहुत सारी किताबों में आपको देखेगा तो 934 मीटर भी आपको मिल सकता है। 933.72 मीटर एग्जैक्ट ऊंचाई है ये टोडगढ़ की, जो लगभग इसका कितना होता है? 933.72 का 934 मीटर। तो टोडगढ़ टोडगढ़ को हम 934 मीटर भी मान सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर कोई बड़ी बात नहीं है, इश्यू मत बनाना इसो, ठीक है। तो देखो याद करने की बात यह है कि मध्य अरावली की सबसे ऊंची पर्वत चोटी कौन सी है? टोडगढ़, और उसकी ऊंचाई है 933.72 मीटर या 934 मीटर। मध्य अरावली की औसत ऊंचाई कितनी है? 700 मीटर।
अब ये टोडगढ़ पर्वत चोटी कहां पर है? तो देखो यहां पर अपडेट है आपके लिए एक बहुत शानदार। टोडगढ़ हम सभी को पता है अजमेर में है, लेकिन मेरे मित्रों राजस्थान बदल चुका है। टोडगढ़ वर्तमान में अजमेर में नहीं है। टोडगढ़ का क्षेत्र कहां आ गया है? ब्यावर में आ गया है। तो ये जो टोडगढ़ पर्वत चोटी है वो वर्तमान में कहां पर है? ब्यावर में है। ब्यावर में ध्यान रखना है अपने को, टोडगढ़ पर्वत चोटी कहां पर है? ब्यावर में है, ठीक है। लेकिन ये मध्य अरावली की सबसे ऊंची पर्वत चोटी है। अगर मान लो बाई चांस टोडगढ़ ऑप्शन में ही नहीं हो और मध्य अरावली की सबसे ऊंची चोटी पूछ ले, तो उस स्थिति में फिर एक और चोटी आती है तारागढ़। तारागढ़ ये अजमेर में है। तारागढ़ कहाँ है? अजमेर में है और मध्य अरावली की दूसरी ऊंची चोटी है। तारागढ़ की ऊंचाई कितनी है? 870 मीटर। कितनी है? 870 मीटर। अब आपसे पूछ ले सब उत्तरी अरावली की औसत ऊंचाई कितनी है? 450 मीटर। उत्तरी अरावली की सबसे ऊंची पर्वत चोटी कौन सी है? रघुनाथगढ़। मध्य अरावली की औसत ऊंचाई कितनी है? 700 मीटर। और मध्य अरावली की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? टोडगढ़ है। अब बात करते हैं दक्षिणी अरावली की। दक्षिणी अरावली में ये वाला क्षेत्र जो सिरोही वाला है, सिरोही, ये उदयपुर वाला क्षेत्र, ये कहाँ आता है? दक्षिणी अरावली में। तो यहां से राजसमंद के नीचे वाला टोटल क्षेत्र किसमें आता है? दक्षिणी अरावली के अंतर्गत, ठीक है। अब दक्षिणी अरावली के अंतर्गत ये क्षेत्र आ जाता है, ये वाला पूरा, ये पूरा पोर्शन, यहां से राजसमंद के नीचे से लेकर उदयपुर तक का क्षेत्र। अब यहां से भी वो दो क्वेश्चन बनते हैं कि दक्षिणी अरावली की औसत ऊंचाई कितनी है। यहां लिख देता हूं मैं दक्षिणी अरावली। दक्षिणी अरावली, दक्षिणी अरावली की औसत ऊंचाई कितनी है? तो दक्षिणी अरावली की औसत ऊंचाई है 1000 मीटर। अपने को पता है अरावली का सर्वाधिक विस्तार ही यही है, इसलिए अरावली की सर्वाधिक औसत ऊंचाई भी कहां होगी? यही होगी, दक्षिणी अरावली में। कितनी है? 1000 मीटर। तो दक्षिणी अरावली की सबसे ऊंची पर्वत चोटी कौन सी है? दक्षिणी अरावली की सबसे ऊंची पर्वत चोटी है यहां पर, हम जानते हैं कौन सी है? गुरु शिखर। दक्षिणी अरावली की सबसे ऊंची पर्वत चोटी है गुरु शिखर। और गुरु शिखर की ऊंचाई तो हमें पता है कितनी है? 1722 या 1727 मीटर। लेकिन देखो 1722 और 1727 मीटर है, ये ऊंचाई भी हमारे बहुत सारे साथी जो तैयारी कर रहे हैं लगभग सभी जानते हैं। यदि क्वेश्चन आता है कि गुरु शिखर की ऊंचाई कितनी है, तो लगभग सभी इस क्वेश्चन को सही करने वाले हैं। लेकिन यदि हमें एक्स्ट्रा रहना है, दूसरे से एक कदम आगे रहना है, तो क्या करना है? हमें गुरु शिखर की ऊंचाई याद करनी है फीट में। किसमें याद करनी है? फीट में, क्योंकि 1722 1727 तो हमें भी याद है। अब क्या नया कर रहे हैं? सब नया करना है तो फीट में ऊंचाई याद रखना है। गुरु शिखर की ऊंचाई कितनी है फीट में? 5650 फीट। कितनी है? 5650 फीट। इसका ध्यान रखना है आपको। दक्षिणी अरावली की औसत ऊंचाई कितनी है? 1000 मीटर। दक्षिणी अरावली की सर्वोच्च पर्वत चोटी कौन सी है? गुरु शिखर। और गुरु शिखर की ऊंचाई कितनी है फीट में? 5650 फीट। यस, ये हो गया अरावली का डिवाइडेशन। कल हमने देखा था कि अरावली की औसत ऊंचाई कितनी है? 930 मीटर, यानी कि संपूर्ण अरावली की औसत ऊंचाई है 930 मीटर। लेकिन अब हमें चाहे वो उत्तरी अरावली की औसत ऊंचाई पूछ ले, चाहे मध्य अरावली की औसत ऊंचाई पूछ ले, या फिर दक्षिणी अरावली की औसत ऊंचाई पूछ ले, हमारी कोई दिक्कत नहीं होने वाली। एक विशेष क्वेश्चन और ध्यान रखना। क्वेश्चन आता है कि संरचनात्मक दृष्टि से अरावली कौन से क्रम की चट्टान मानी जाती है या कौन से क्रम की पर्वतमाला मानी जाती है? क्वेश्चन क्या है? संरचनात्मक दृष्टि से, संरचनात्मक दृष्टि से अरावली संरचनात्मक दृष्टि से अरावली कौन से क्रम की पर्वतमाला है? तो ये ध्यान रखना, इस लाइन को बिल्कुल सटीक याद रखना है। संरचनात्मक दृष्टि से यानी कि रचनात्मक दृष्टि से अरावली पर्वतमाला देहली क्रम की चट्टान मानी जाती है। कौन से क्रम की? देहली क्रम की। काफी बार ये क्वेश्चन एग्जाम में आया हुआ है, ध्यान रखना है। संरचनात्मक दृष्टि से अरावली पर्वतमाला कौन से क्रम की पर्वतमाला मानी जाती है? देहली क्रम की पर्वतमाला मानी जाती है।
और एक अरावली की बनावट के आधार पर अरावली का स्वरूप देखें तो देखो, अरावली पर्वतमाला यहाँ से अजमेर से नीचे से चौड़ी होती जाती है। ठीक है, तो अजमेर से सिरोही उदयपुर तक अरावली का जो स्वरूप है वो तानपुरे जैसा दिखता है। तानपुरा या चौतारा जिसे हम कहते हैं, नीचे से चौड़ा ऊपर से सकरा। तो वो चीज़ भी आप ध्यान में रखना है आपको। ठीक है, अब देखो, अध्ययन के दृष्टि से अरावली पर्वतमाला को 3 भागों में बांटा गया था, उत्तरी अरावली, मध्य अरावली और दक्षिण अरावली। यहाँ से बेसिकली जो इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं कौन कौन से बनते हैं उनकी हमने चर्चाएं कर ली हैं। अब बात करते हैं अरावली पर्वतमाला की प्रमुख चोटियों की, और ये वेरी इंपॉर्टेंट फैक्ट है। यहाँ से 101% क्वेश्चन बनने की संभावना बनी रहती है। आजकल 4-4 चोटियां दे देते हैं और सुमेलित कीजिए वाले क्वेश्चन आते हैं। कौन सी चोटी छोटे से बड़े के क्रम में है, कौन सी बड़े से छोटे के क्रम में है, यानी कि आरोही क्रम और अवरोही क्रम से संबंधित क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सीक्वेंस से क्वेश्चन पूछा जाता है कि सबसे बड़ी, सबसे दूसरी बड़ी, तीसरी बड़ी, चौथी बड़ी कौन सी चोटी है। तो हमें लगभग 10-15 ही चोटी अरावली की याद रखनी। अब बात करते हैं अरावली की प्रमुख चोटियों की। जुकाम हो गई। अरावली की प्रमुख चोटियां कौन कौन सी हैं? 10-15 चोटियां तो याद रखनी है, क्योंकि बीच में से दे देता है वो बार बार। तो देखो, अरावली की प्रमुख चोटियां, अरावली की प्रमुख चोटियां कौन कौन सी हैं उनके बारे में चर्चा कर लेते हैं। अरावली की चोटियां हम सीक्वेंस से देखेंगे, क्रम से देखेंगे। ठीक है, सबसे पहले सबसे बड़ी चोटी कौन सी है? गुरु शिखर। गुरु शिखर, गुरु शिखर कहां पर है? सिरोही में है। सबसे बड़ी चोटी है, सिरोही में है। और गुरु शिखर की जो ऊंचाई है वो कितनी है? 1722 या 1727 मीटर। इसको एक साइड लिख देता हूं ताकि दोनों तरफ आ जाए थोड़ी सी। यहां से गुरु शिखर, गुरु शिखर सिरोही कहाँ है? सिरोही में है। ऊंचाई कितनी है? 1722 या 1727 मीटर। दूसरी ऊंची चोटी कौन सी है? शेर। कौन सी है? शेर। शेर भी कहाँ है? सिरोही में। ऊंचाई कितनी है? 1597 मीटर। तीसरी दिलवाड़ा। दिलवाड़ा कहाँ है? ये भी सिरोही में है। सिरोही, इसकी ऊंचाई कितनी है? 1442 मीटर। चौथी है आपकी जरगा। जरगा है उदयपुर में, और इसकी ऊंचाई कितनी है? 1431 मीटर। देखो, स्टार्टिंग की जो 4 चोटियां हैं, इन 4 चोटियों में केवल जरगा ऐसी है जो कहाँ है? उदयपुर में है। बाकी तीनों की तीनों कहाँ है? सिरोही में है। तो लोड लेने की कोई आवश्यकता है ही नहीं, आराम से आप याद कर सकते हो। गुरु शिखर, शेर, दिलवाड़ा तीनों की तीनों कहाँ है? सिरोही में है। बस ऊंचाई है जो घटते क्रम में है वो भी आपको आराम से याद हो जाएगा। बस याद करने की कोशिश करना। ठीक है, जरगा उदयपुर में है, 1431 मीटर इसकी ऊंचाई है। 5वीं कौन सी है? अचलगढ़। अचलगढ़ ये भी सिरोही में है और इसकी ऊंचाई है 1380 मीटर। 6ठी ऊंची चोटी कौन सी है? तो कुंभलगढ़। और कुंभलगढ़ की ऊंचाई कितनी है? या कुंभलगढ़ है कहाँ? तो कुंभलगढ़ चोटी है राजसमंद में। राजसमंद, इसकी ऊंचाई कितनी है? 1224 मीटर। कुंभलगढ़ के बाद में अगली चोटी कौन सी है? अगली है आपकी धोनिया डूंगरी जो पर्वत चोटी है वो कहाँ है? उदयपुर में, और इसकी ऊंचाई है 1187 मीटर। 1187 मीटर। फिर अगली है जेलिया डूंगरी भी कहाँ है? उदयपुर में है। इसकी ऊंचाई 1166 मीटर।
अगली है आपकी 9वीं ऊंची चोटी जयराज चोटी। बिल्कुल क्रम से हैं, ये सीक्वेंस से हैं एकदम। 1224, 1187, 1166, इसके बाद इससे डाउन वाली आएगी। ठीक है, तो जयराज चोटी सिरोही में है। कहाँ है? सिरोही में है और इसकी ऊंचाई है 1090 मीटर। और आपकी 10वीं ऊंची चोटी कौन सी हो गई? रघुनाथगढ़। रघुनाथगढ़ उत्तरी अरावली की सबसे ऊंची चोटी है, जो अभी हमने बात की थी। रघुनाथगढ़ कहाँ है? सीकर और ऊंचाई है 1055 मीटर। देखो 3 4 5 6 7 8 9 और ये 10, ये जो 10 चोटियां हैं, ये 10 चोटियां बिल्कुल सीक्वेंस से मैंने क्रम से लिखवाई है आपको। ठीक है, अब इसके बाद में अगली जो चोटी है वो कौन सी है, नेक्स्ट देखते हैं। रघुनाथगढ़ कहाँ है? सीकर में। ऊंचाई कितनी है? 1055 मीटर। ठीक, 1055 मीटर। इसके बाद में है मालखेत कहाँ है? ये भी सीकर में। इसकी ऊंचाई है 1052 मीटर। मालखेत के बाद में लोहारगल पर्वत चोटी, ये है झुंझुनू में। इसकी ऊंचाई है 1051 मीटर। मालखेत कहाँ है? सीकर में, 1052 मीटर। लोहारगल झुंझुनू 1051 मीटर। इसके बाद में है ऋषिकेश कहाँ है? सिरोही में। इसकी ऊंचाई है 1017 मीटर। ऋषिकेश के बाद में है कमलनाथ। सॉरी, ये जो मालखेत है ये है उदयपुर में और कमलनाथ है सिरोही। उदयपुर और कमलनाथ कहाँ है? सिरोही में। इसकी ऊंचाई है 1001 मीटर। और इसके बाद में अगली है अवार चोटी है उदयपुर में और इसकी ऊंचाई भी है 1001 मीटर। 10 तो ये हो गई, 11 12 13 14 15 चोटियां हो गई आपकी बिल्कुल सीक्वेंस से, एकदम क्रम से। ठीक है, अवार चोटी और कमलनाथ चोटी दोनों की ऊंचाई है 1001 मीटर। इसके बाद में अगली चोटी कौन सी आती है? अगली है आपकी भोजगढ़ कहाँ पड़ती है? झुंझुनू में। भोजगढ़ की ऊंचाई कितनी है? 997 मीटर। भोजगढ़ के बाद में आपकी है अगली कामन मगरा उदयपुर कितनी है? 989 मीटर। फिर कामन मगरा के बाद में आपकी है हरवा चोटी और हरवा चोटी की ऊंचाई, हरवा चोटी कहाँ है? ये भी उदयपुर में है और इसकी ऊंचाई भी 989 मीटर है। कितनी है? 989 मीटर। हरवा चोटी के बाद में अगली है आपकी दुसानिया भी कहाँ है? उदयपुर में और इसकी है 957 मीटर। दुसानिया के बाद में अगली है आपकी सज्जनगढ़ पड़ती है आपकी उदयपुर। इसकी है 938 मीटर। सज्जनगढ़ की कितनी है? 938 मीटर। और इसके बाद में है आपकी टोडगढ़ जिसकी अभी थोड़ी देर पहले चर्चा की थी। टोडगढ़ वर्तमान में कहाँ है? ब्यावर में है। ठीक, और टोडगढ़ की ऊंचाई कितनी है? 934, लगभग 934 मीटर टोडगढ़। और इसके बाद में अगली है आपकी, नेक्स्ट एक स्क्रीनशॉट ले लो। देखो इधर ही लिख देता हूं, आपको नजर आ जाएगा शायद। टोडगढ़ के बाद में टोडगढ़ हो गई ब्यावर में, 934 मीटर इसकी है। तो फिर अगली है आपकी खो। कौन सी है? खो। ये भी चोटी का नाम है, खो है आपकी जयपुर में। कहाँ है?
जयपुर में जिसकी ऊंचाई है 920 मीटर, और एक है सिरार पहाड़ी, अगली है आपकी सिरार चोटी, सिरार चोटी। और सिरार चोटी की ऊंचाई, सिरार चोटी भी कहाँ है, उदयपुर में है। सिरार चोटी कहाँ है, उदयपुर में, और इसकी ऊंचाई भी 920 मीटर है। खो जयपुर में है 920 मीटर, सिरार उदयपुर में है, इसकी भी 920 मीटर है। ठीक, इसके बाद में है भैराज। भैराज, भैराज पर्वत चोटी है अलवर में, अलवर में, और इसकी है 792 मीटर। भैराज की कितनी है, 792 मीटर। भैराज के बाद में बिलाली, बिलाली ये जयपुर में है, और इसकी ऊंचाई है 775 मीटर। बिलाली ऊंचाई कितनी है, 775 मीटर। देखो मित्रों, यदि आपको ये वाली दिख नहीं रही तो मैं बोल रहा हूँ, लिखते समय थोड़ा ध्यान रखना। खो जयपुर में है 920 मीटर, सिरार उदयपुर में है 920 मीटर, भैराज अलवर में है 792 मीटर, और बिलाली जयपुर में है 775 मीटर, और इसके बाद में बैराट वगैरह वो आ जाती है। ठीक है, तो ये लगभग 20-25 चोटियां मैंने आपको लिखा दी। आशा करता हूं कि यहाँ से बाहर एक भी क्वेश्चन चोटे से नहीं जाएगा, बस जिस तरह से मैंने आपको लिखाया है उसी तरह से याद आपको करना है। ठीक है, अब आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, तो ये कम से कम मैं 10 चोटी तो आपको याद करवा ही देता हूं, और 10 चोटी के लिए एक ट्रिक लिखता हूं मैं। ट्रिक है, गुरु से दिल में जरा आशा रखो, दिल में जरा आशा रखो, गुरु से दिल में जरा आशा रखो। और एक लाइन है, कुंभलगढ़ में डीजे बजता है, डीजे बजता है। 2 लाइनें हैं, गुरु से दिल में जरा आशा रखो, कुंभलगढ़ में डीजे बजता है। अब इनसे कम से कम आपको 10 चोटियां तो याद हो ही जाएगी। देखो, गुरु से गुरु शिखर, से शेर, दिल से दिलवड़ा, और उसके बाद जरा यानी जरगा, और असा का ए ले लो, ऐसे क्या होता है, अचलगढ़। 5 चोटियां हो गई। उसके बाद छठी चोटी हो गई आपकी कुंभलगढ़, कुंभलगढ़। उसके बाद डी यानी धोनिया डूंगरी, जे यानी जेले डूंगरी, और अब यहां गौर करो थोड़ा, जे को मैंने स्क्वायर कर दिया है, यानी कि डी जे जे, धोलिया डूंगरी, जेलिया डूंगरी, उसके बाद जयरा चोटी, और आखिरी 10वीं तो आपको पता ही है, रघुनाथगढ़। इस तरह से ये 10 चोटियां आपको इस ट्रिक से याद हो जाएगी आराम से। बाकी में आपको एफर्ट लगाना पड़ेगा, कोशिश करनी पड़ेगी, लेकिन याद हो जाएगी। ठीक है मित्रों, आज की क्लास में इतना ही। मिलते हैं कल एक नए जोश और नए जुनून के साथ में। तब तक के लिए धन्यवाद।